नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण उपन्यास जो कि यूजीसी नेट में लगी हुई है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप देखेंगे कि यूनिट 6 यानी यूनिट 6 में उपन्यास लगे हुए हैं, जिसमें से 5वां उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। उसी को लेकर आज की यह वीडियो है, बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जानते हैं विस्तार पूर्वक। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा 7वीं सदी से हर्षवर्धन काल से ली गई है। आपको बता दें कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है उपन्यास अपने आप में व्यापक है। एक ही वीडियो में पूरे उपन्यास को पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। इनका प्रकाशन वर्ष कब है? 1946 ईस्वी और 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे है, इसलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा दी गई है, जो आत्मकथानक शैली में लिखी गई है। उपन्यास की शुरुआत में मालूम होता है कि ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन, कहाँ की? ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध यानी बूढ़ी महिला मिस कैथरीन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योमकेश शास्त्री, नाम याद रखेंगे, व्योमकेश शास्त्री, जो कि हजारी जी की छद्मनाम ने यह उपन्यास लिखा है। लेकिन उपन्यास के अंत में पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार है और असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई थी। वास्तव में यह उपन्यास ही इतिहास और कल्पना की बनावट से लिखा गया है। आगे लिखते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है। शेष सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। हर्षचरित, याद रखेंगे, हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। आगे अगर कथासार की बात करें तो प्रस्तुत उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ काल्पनिक पात्र भी हैं। यह उपन्यास राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट के जीवन पर आधारित है। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। आगे लिखते हैं कि हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। कितने? 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। उपन्यास का उद्देश्य बाण भट्ट एवं हर्षवर्धन कालीन युग को संदर्भों सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक के साथ चित्रित व वर्णित करना। उपन्यास में नारी चेतना का भी सुंदर आख्यान हुआ है। इसमें उदात्त प्रेम का वर्णन हुआ है। बाण भट्ट स्वयं स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान रखता है। वास्तव में बाण भट्ट के द्वारा हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्त्री संबंधी विचारों को भी समझते हैं। निडनिया निपुणिका को उज्जैनी नाटक मंडली में भर्ती करने के पश्चात भट्ट सोचता है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं कि मैं नहीं भूलता।
मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के टकराव को भी उपन्यास का हिस्सा बनाया गया है। हर्षवर्धन बौद्ध था। हर्षवर्धन कौन था? बौद्ध था, लेकिन वह ब्राह्मणों को भी राज्य में संरक्षण देता था और समन्वय का हिमायती था। सन 1946 ईस्वी में सन 1946 ईस्वी में लिखा गया यह उपन्यास शायद स्वतंत्र भारत की ओर इसी समन्वय की आशा से देख रहा था। उपन्यास मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताता है। एक प्रसंग आता है जब बाणभट्ट को नदी पार करते समय वराह की मूर्ति और भट्टिनी में से किसी एक को बचाना होता है तो वह भट्टिनी को बचाता है। रमेश कुंतल मेघ ने भौगोलिक मात्राओं को आधार बनाकर उपन्यास के कथानक को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से भाग जानेंगे हम लोग विस्तार पूर्वक। पहला भाग यानी पहला चरण, स्थानीय स्वर में बाणभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। वहाँ निपुणिका बाणभट्ट से कहती है कि छोटे राजकुल में भट्टिनी बंदनी है, वहाँ से उसे किसी तरह निकालना होगा। उसके बाद बाण स्त्री वेश में जाकर उसे छुड़ा ले आता है। ये है पहला चरण यानी पहला भाग। दूसरे चरण में कहता है कि इसके बाद बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका को वह गंगा मार्ग से नौका द्वारा मगध ले जाता है। चुनार के किले के पास उसकी नौका पर कुछ डाकुओं का हमला होता है। बाण वहाँ से दोनों को बचाकर निकल जाता है और लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पहुँच जाता है। नाम क्या था उसका? लोरिक देव, याद रखेंगे। अगले चरण की अगर बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरा चरण उन्हें वहीं छोड़कर वह हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रज्ञा के बल पर वहाँ राजकवि नियुक्त होता है। बाद में बाण द्वारा भट्टिनी को स्थानीय स्वर आमंत्रित करना एवं भट्टिनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना पाया जाता है। बाण द्वारा भट्टिनी को स्थानीय स्वर आमंत्रित करना एवं भट्टिनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना पाया जाता है। अगले चरण यानी अगले भाग की अगर बात किया जाए, चौथा भाग की यानी चौथा चरण, यह चरण भट्टिनी के महत्व को प्रतिपादित करता है। वह आमंत्रित की रक्षिता शक्ति है, उससे के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। पांचवा चरण की अगर बात किया जाए तो पांचवा चरण में कहता है कि हर्ष के दरबार में बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका का आना तथा वहाँ रत्नावली नाटिका का मंचन होना। इसी नाटक के अंत में मंच पर ही निपुणिका के प्राणों का अंत हो जाता है। अंत में बाणभट्ट उद्देश्य प्राप्ति हेतु भट्टिनी को तुअर मिलिंद के यहाँ पहुँचाने जाता है। तुअर मिलिंद के यहाँ, ठीक है। इस प्रकार ये बाणभट्ट की आत्मकथा के अंक थे यानी भाग थे, 5 भाग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके पात्रों पर। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र, जिसमें से मुख्य पात्र हैं बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन का राजपंडित, नियतिवादी, सभ्य, शिष्ट एवं मृदुभाषी है। यह उपन्यास का नायक भी है। बाणभट्ट का वास्तविक नाम दक्ष भट्ट था, याद रखेंगे। नारी का सम्मान करता था। बाणभट्ट का वास्तविक नाम क्या? दक्ष भट्ट। अगले पात्र की अगर बात किया जाए, मुख्य पात्र के अंतर्गत निपुणिका। निपुणिका कौन है? निपुणिका निम्न श्रेणी की विधवा जो कि बाणभट्ट से प्रेम करती है। यह बाण की नाटक मंडली की पात्र भी थी। बाद में पान की दुकान चलाती है, याद रखेंगे। क्या दुकान चलाती है? पान की दुकान। उसके बाद बात करते हैं भट्टिनी, जो कि मुख्य पात्र ये भी हैं। भट्टिनी राजकन्या है और तुअर मिलिंद की पुत्री है। तुअर मिलिंद की पुत्री है। इसका अपहरण होना और छुड़वाना नाटक के केंद्र में है। इसके अलावे मुख्य पात्र तो हो गए 3, कौन कौन?
बाणभट्ट, निपुणिका, भट्टिनी। अब बात करते हैं हम लोग गौण पात्र की। गौण पात्र के अंतर्गत अघोर भैरव जो कि वाम मार्गी साधक हैं। दूसरा लोरिक देव जो कि भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी है। तीसरा सुगंधभद्र जो कि बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य हैं। महामाया जो कि गृहवर्मा की रानी है। सुचरिता जो कि उपकथा की नायिका है। इसके अलावा अगर बात किया जाए अन्य की तो हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रहवर्मा, तुअर मिलिंद और राजश्री इस बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं जो कि गौण पात्र हैं। इसके अलावा अगर प्रमुख उद्धरण की बात करें इस उपन्यास के प्रमुख उद्धरण यानी प्रमुख कथन की, तो आप देखेंगे कि पहला कथन है बाणभट्ट की आत्मकथा का, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवीय शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। ये दोनों जो पंक्ति है यानी दोनों जो कथन है बाणभट्ट की आत्मकथा का है। आगे आपको बता दें कि हिंदी उपन्यास के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं सभी को क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है। आप एक एक करके सभी टॉपिक को देखें। अगर आप इससे पहले के टॉपिक को नहीं देखें जिसमें से आप देखेंगे देवरानी जेठानी, परीक्षा गुरु, गोदान, उसके बाद ये बाणभट्ट की आत्मकथा और एक इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लज्जा जो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। फिर है चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। फिर है बुद्धिमान की नीति मौन होती है। बाणभट्ट की कही हुई पंक्ति है। उसके बाद तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष में हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। आचार्यवाद का है। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा करो। किनका कहना है? बाबा का। फिर है अगले कथन की अगर बात किया जाए, जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो यानी अपूर्ण हो, आसक्त हो। बाबा का कहना है। पुरुष निसंग, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी है। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। ये किनका कहना है? महामाया का। आगे लिखते हैं अगला पंक्ति यानी अगला कथन। बात करते हैं अगले कथन पर। स्त्री प्रकृति है वत्स, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। महामाया की कथन है। फिर है डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। अघोर भैरव का कथन है। मानव के देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है। आर्य सुचरिता का कथन है। फिर है धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है। महामाया का कथन है। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका 10 मास भी नहीं बता सकते। बाणभट्ट का कथन है। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है। मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। योगी का कथन है। फिर है अगले कथन पर अगर बात करें तो प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। निपुणिका का कथन है। अगला कथन जो कि है दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है। चारुस्मिता का कथन है। अपने को निःशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। निपुणिका का है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। बाणभट्ट का कथन है। इस प्रकार 5वां उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा यहीं समाप्त होती है। अगले उपन्यास को देखने के लिए, अगले उपन्यास को जानने के लिए
हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर उपन्यास, हर टॉपिक यूजीसी नेट में लगी हुई आपको समय पर मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।